360 में अमरीकी सदर का ऐलान कि अमरीका में 19 अप्रैल तक तमाम बालिग वैक्सीन के अहल होंगे, मगर 20% तक अमरीकी अब भी वैक्सीन के खिलाफ। जंगज़दा से तबाह हाल इराकी शहर मौसल में बेरोजगारी के बायस बच्चे कचरा उठाने की रेस में। और जानिएगा कि सयाहों में मकबूल अमरीकी दारुल हुकूमत के चेरी ब्लॉसम्स माहौलियाती तब्दीलियों से कैसे मुतासिर हो रहे हैं। प्रोग्राम व्यू 360 में खुश आमदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ इरम अब्बासी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खबर से कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि 19 अप्रैल तक अमरीका के तमाम बालिग शहरी यानी 16 बरस से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली वैक्सीन हासिल करने के अहल होंगे। सदर बाइडन ने यह ऐलान अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कायम एक वैक्सीन सेंटर के दौरे के बाद वाइट हाउस से किया। दुनिया में अब भी कोरोना से सबसे ज़्यादा लोग अमरीका में हलाक हो रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमरीका में कोरोना की वजह से जान खो देने वाले लोगों की तादाद अब लगभग 5,56,000 से ज़्यादा हो गई है और अमरीका में अब तक कोरोना के 3 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अमरीका कोरोना से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसके बावजूद हर 4 में से 1 अमरीकी का कहना है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता। ये राय नेशनल पब्लिक रेडियो NPR और मारिस्ट कॉलेज के सर्वे रिसर्च सेंटर के इश्तराक से हाल ही में कराए गए अवामी राय के एक जायजे में सामने आई है। इसी पोल के मुताबिक उन अमरीकियों की तादाद 30% से कम होकर 25% हो गई है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। नुखबत मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नुखबत, सदर बाइडन ने इससे कबल तमाम बालिग शहरियों के कोरोना की वैक्सीन लगवाने का अहल होने की तारीख 1 मई मुकर्रर की थी, लेकिन अब इसे 2 हफ्ते पहले कर दिया है। क्या इसका ये मतलब है कि अब 19 अप्रैल को तमाम अमरीकी शहरी वैक्सीन लगवा सकेंगे? जी इरम, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब ये है कि नहीं। तमाम बालिग अमरीकियों के वैक्सीन के लिए अहल होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो 19 अप्रैल को वैक्सीन लगवा भी सकेंगे और इसका ताल्लुक वैक्सीन की दस्तयाबी से है। दरअसल सदर बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि तमाम बालिग अमरीकियों के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी मई के आखिर तक भी नहीं हो सकेगी। जेन साकी हैं वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने मामूल की ब्रीफिंग देते हुए इसी सवाल का जवाब दिया है और कहा है कि तमाम बालिग अमरीकियों के वैक्सीन के लिए 19 अप्रैल को अहल होने का मतलब ये है कि वो उस दिन या तो कतार में खड़े होकर अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं या फिर ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। इस वक्त ज़्यादातर अमरीकी जो है वो मखसूस मुलाजमतों या सेहत की बुनियादों या मखसूस उम्र की बुनियाद पर जो है वो वैक्सीन के अहल हैं। साथ ही ये भी बताते चलूँ कि सदर बाइडन ने कहा है कि उनकी हुकूमत के पहले 75 दिनों में 1500 वैक्सीन की खुराकें हैं जो शहरियों को 1500 करोड़ वैक्सीन की खुराकें हैं जो शहरियों को दी जा चुकी हैं और अपनी हुकूमत के 100 दिनों में वो 20 करोड़ मज़ीद खुराकें शहरियों को देने का हदफ भी तय कर चुके हैं। इरम, नुखबत ये बताएं कि एक तरफ वाइट हाउस और सदर बाइडन तेज़ी से इस वबा पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स किस हद तक मिलकर काम कर रहे हैं? जी, वाइट हाउस के जो है चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही वाइट हाउस की जो कोविड रिस्पांस टीम है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज़ हो सके। इसके साथ साथ आपने जिस पोल का जिक्र किया उसके मुताबिक वैक्सीन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने वालों में सबसे बड़ी तादाद इस वक्त जो सामने आ रही है वो रिपब्लिकन मर्दों की है। मिच मैकॉनल जो सेनेट में माइनॉरिटी लीडर है, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमा हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ कांग्रेस के अरकान मर्दों को जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें वैक्सीन के खिलाफ जो है वो तामुल का इजहार करते हुए उन्होंने देखा है। तो उन्होंने कहा कि वो भी मर्द है, वो भी रिपब्लिकन है, तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और इसी बात पर वाइट हाउस ने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा है कि मिच मैकॉनल ने बिल्कुल ठीक कहा है और उनकी लीडरशिप की वाइट हाउस जो है वो शुक्रगुजार है। इरम, कैपिटल हिल से नुखबत मलिक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कोविड-19 की वबा की वैक्सीन लेने में मज़ाहमत के इस बीमारी की रोकथाम पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के ज़रिए यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से मौजूद हैं एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिया सफदर। वेलकम टू द शो डॉक्टर नासिया। सबसे पहले ये बताइए कि अमेरिका हो या पाकिस्तान, हर शहरी को वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है और ना लगवाने के क्या असरात हो सकते हैं? कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है वो इतना वाइड स्प्रेड है कि उसको हॉल्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए द ओनली ऑप्शन वी हैव इज़ टू गेट द वैक्सीन। एंड जितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है उसका बेनिफिट होगा। वी नो कि एटलीस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीन लगनी चाहिए और उसके बाद जो है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कम हो सकती है। सो फॉर 80% ऑफ द पॉपुलेशन टू बी वैक्सीनेटेड दैट मीन्स कि कई मिलियन लोग जो है मस्ट गेट द वैक्सीन। तो क्योंकि हालिया तारीख़ में अगर देखा जाए तो ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की जो है मूवमेंट चल रही है, तो वैक्सीन से मुताल्लिक जो शकूक व शुबात रखने वाले हैं उनको कैसे कायल किया जाए ताकि एटलीस्ट 80% तक लोग जो है वो वैक्सीन लगवाएं और इस वबा को रोका जा सके? आई थिंक इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो कि जो भी वैक्सीन लगवाना चाहे उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात ना हो, घर के करीब हो या कोई घर पे आके लगा दे इफ़ दे कांट ट्रैवल। लेकिन वन वे और दी अदर जो है एक्सेस की बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन शुड बी अवेलेबल। दूसरा ये है कि जो लोग स्केप्टिकल हैं, जो कहते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनसे वो परेशान होते हैं, आई थिंक इट्स गुड टू रिमाइंड देम कि कोरोना वायरस की डिज़ीज़ जो है इट्स सच अ टेरेबल इलनेस। लोग ICU में पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, एंड सो उसका इलाज यही है कि वैक्सीन जो है वो फौरी तौर पे लगवाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो जिस वजह से लोग स्केप्टिकल हैं, ये इसकी वजूहात क्या है? आई थिंक एक तो ये है कि वैक्सीन जो है काफ़ी जल्दी रेडी हो गई है कंपेयर टू अदर वैक्सीन्स इन द पास्ट, एंड समटाइम्स पीपल थिंक कि भाई अगर इतनी जल्दी ये हो गई है तो इज़ इट रियली द बेस्ट पॉसिबल वैक्सीन। एंड उन लोगों का लिए जवाब यही है कि इट हैज़ गॉन थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द ट्रायल्स, कई मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एंड इट हैज़ शोन सच बेनिफिट कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स अनयूजुअल हैं या एनीथिंग लाइक दैट। आपको लगता है कि हुकूमत को अवेयरनेस के हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि ये शकूक व शुबहात जो पाए जाते हैं इनको दूर किया जाए? आई थिंक कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि डिपेंडिंग अपॉन कि लोग कहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, समटाइम्स पीपल हैव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। फेसबुक इन पर्टिकुलर पे आई थिंक कई न्यूज़ स्टोरीज़ दैट सीम टू बी न्यूज़ स्टोरीज़ बट एक्चुअली आर फेक न्यूज़। सो इफ़ पीपल बिलीव दोज थिंग्स तो फिर आई थिंक ज़ाहिर है दे विल फील कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो आई डू थिंक कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को दी जा रही है। हुकूमत ये भी कह रही है कि वो इस तरह का लाहे-अमल तैयार करेगी जहाँ पर ये कवानीन या ये एक तरीक़ाकार बनाया जाए जहाँ पर मुलाजमीन को जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनको दफातर में इस बारे में या तो उनको आने ना दिया जाए या उनसे पूछा जाए। आपको लगता है कि ये हिकमत अमली काम करेगी? आई थिंक टू सम एक्सटेंट शायद ये काम करे। आई मीन कुछ लोग हैं जो कि डिस्पाइट चाहने के बावजूद वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे बिकॉज उनकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है या कोई एलर्जिक रिएक्शन है। तो आई थिंक वी विल हैव टू बी केयरफुल कि लोगों को स्टिग्मेटाइज ना किया जा सके जो नहीं लगा सकते वैक्सीन डिस्पाइट वांटिंग टू। बट इन जनरल आई थिंक सम नॉलेज ऑफ द वैक्सीन स्टेटस, कुछ पता तो चलना चाहिए कि हु इज़ वैक्सीनेटेड हु इज़ नॉट फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। आखिरी सवाल, कोरोना के वायरस की नई इक़साम आपके लिए किस कदर परेशान कुन है और अमेरिका आप समझती हैं कि इससे निपटने के लिए तैयार है? आई थिंक ऑल वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट करते हैं और वो बदलते हैं और चेंज होते हैं, और जनरली जो है वैक्सीन हो सकता है कि 90% इफ़ेक्टिव ना हो, 80% इफ़ेक्टिव हो, लेकिन फिर भी इट वुड बी अ वेरी इफ़ेक्टिव वैक्सीन। तो इसलिए आई थिंक टू मॉनिटर दैम, टू कीप ट्रैक ऑफ दैम तो बहुत ज़रूरी है ताकि वैक्सीन को चेंज किया जा सके जब ज़रूरत हो। लेकिन जो म्यूटेशंस हैं वो कॉमन है, वो होती रहेंगी, और उसका इलाज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें ताकि ये पैंडेमिक ख़त्म हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिया सफदर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से आप हमारे साथ थी। थैंक यू।
दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू पर और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, This is definitely a new approach. तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए U360 में आज न्यूज़ पर। इस्लामिक स्टेट और इराकी हुकूमत के दरमियान बरसों पुराने तनाज़े ने मोसल जैसे शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। तशवीशनाक हद तक बढ़ती हुई बेरोज़गारी के सबब हज़ारों बच्चे अपनी बका के लिए उन मकामात का रुख करते हैं जहां कचरे को ठिकाने लगाया जाता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोसल में कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां हर सुबह रिहायशी और कारोबारी इलाकों से कचरा उठाकर उस मुकाम पर लाती हैं जहां उसे ठिकाने लगाया जाता है। सैकड़ों की तादाद में लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, इस उम्मीद में यहाँ ट्रकों का इंतज़ार करते हैं कि इसमें से एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और प्लास्टिक चुनकर उसे बेच सकें। मैं लोहा और प्लास्टिक बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे एक दिन में 3 से 5 हज़ार दिनार मिल जाते हैं। मैं यहाँ 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। हम एक खौफनाक सूरत हाल में जी रहे हैं। हमारी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। सुबह सवेरे हम घर बार और अपने बच्चे छोड़कर यहाँ आ जाते हैं ताकि पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये काम सड़कों पर भीख मांगने से बेहतर है। सत्तार ने बताया कि यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर बच्चों के पास स्कूल जाने की आसाइश मौजूद नहीं है। ये बच्चे ना तो स्कूल जा सके और ना ही तालीम हासिल कर सके। उन्हें यहाँ काम करने के अलावा कुछ मालूम नहीं। बच्चों और ख़ानदान से मुताल्लिक़ हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि इराक़ी हुकूमत में पैदा होने वाली बेरोज़गारी और इक़्तिसादी बहरान ने हज़ारों बच्चों को स्कूल जाने के बजाय इस किस्म के मुकामात पर काम करने पर मजबूर कर दिया है। मोसल पुलिस का कहना है कि हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम करे। बिलाशुबा ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है और इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कम उम्र बच्चियों के साथ बदसलूकी जैसे जराइम भी जन्म लेते हैं। इसलिए अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो ये एक संगीन मसला बन जाएगा। हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए और वजारत मेहनत और समाजी उमूर को मकामी हुकूमत के साथ मिलकर इसके लिए कुछ माली वसाइल मुख्तस करने चाहिए। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक इस वक्त कोई भी इदारा कचरे में काम करने वाले इन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं कर रहा। हमारा ताल्लुक नरगाल ऑर्गेनाइजेशन से है और हम औरतों और बच्चों की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, मगर कोई ऐसी मखसूस तंजीम नहीं है जो खुसूसी तौर पर सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काम करे। अब तक हमें इसकी वजह मालूम नहीं है। हमने मरकज़ी और मकामी हुकूमतों से इन बच्चों की मदद करने की अपील की है। सेहत के माहिरीन के मुताबिक कचरे के ढेरों पर काम करने वाले अफराद दूसरों के मुकाबले में सांस और जिल्द की बीमारियों में कहीं ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे बच्चे और टीनेजर्स हैं जो अपनी बका के लिए ज़िंदगियां दाव पर लगा रहे हैं। कावा उमर के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब जिक्र पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स को कोविड फ्री रखने की कोशिशों का। लाहौर की कम उम्र फ़ायका असगर के पास रेस्टोरेंट्स को कोविड-19 से महफूज बनाने के लिए एक आइडिया है। तो 13 साला राहीन फातिमा भी कम उम्री में बतौर स्टैंड अप कमेडियन अपने फ़न का लोहा मनवा रही हैं। पाकिस्तान में इन जैसे कम उम्र नौजवानों की पोशीदा सलाहियतों को पहचानने और उन पर अमल करने की सलाहियत पैदा कर रहा है द लिटिल आर्ट, एक ऐसी तंजीम जो 12 साल से 25 साल की उम्र के नौजवानों को फिल्म मेकिंग, लाइव थिएटर और आर्ट से मुताल्लिक़ तरबियत देते हैं और उनके लिए अवार्ड शोज़ और मेलों का इनेकाद भी करते हैं। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। दिन में लख लख शुक्र अल्लाह का
साडा रोल है तो क्या। हल्के फुल्के अंदाज में लोगों में हंसी बखेरने वाली राहीन फातिमा 13 साला स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनमें अदाकारा और मुसन्निफा के जौहर भी पोशीदा हैं। वो एक उस्ताद, एंटरप्रेन्योर और 500 से जायद ऑनलाइन इंटरव्यू करने वाली कम उम्र पाकिस्तानी के तौर पर भी पहचान रखती हैं, लेकिन अपने लिए प्लेटफॉर्म ढूंढने में उन्हें चैलेंजेस का सामना रहा। मैं 14 ममालिक के लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ज़्यादातर जितनी भी कॉमेडीज हो रही थी वो था 18+ ओनली, तो मुझे ऐसे होता था कि मैं पहले परफॉर्म कर लेती थी और फिर मैं शो से बाहर चली जाती थी, बिकॉज वेल अडल्ट कॉमेडी होती थी वो। तो मैंने कहा मैं उस तरह की कॉमेडी बनाऊंगी कि मेरे जितने बच्चे और मेरे से छोटे बच्चे भी उस पर हंस सकें और उस एटलीस्ट वहाँ पे बैठ के सुन तो सकें। राहीन और इस जैसे बच्चों और नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और पहचान देने के लिए दी लिटिल आर्ट 2007 से काम कर रहा है। हमें ये मालूम है कि हमारे दूसरी तीसरी में कौन से ग्रेड कौन से नंबर आए थे, लेकिन हमने पहला आर्ट क्या बनाया था वो हमें नहीं याद। लिटिल आर्ट के प्लेटफॉर्म से वी वर एबल टू क्रिएट दीज प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम एक आर्ट फॉर्म को लेते हैं और उसके अराउंड हम एक ईयर अराउंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं। बच्चों को सिनेमा में फिल्में दिखाने के लिए लाहौर में सालाना फिल्म फेस्टिवल सजाने से शुरू होने वाला मंसूबा अब 6 शहरों में फैल चुका है, जिसमें अब बच्चों की बनाई फिल्में भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। इस मेले में मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 40,000 बच्चे शिरकत करते हैं। लिटिल आर्ट के आर्ट बीट फेस्टिवल से 1800 स्कूल जुड़े हैं और अंदरूने सिंध से लेकर जनूबी पंजाब तक के 2500 बच्चों के फन पारे नुमाइश पर रखे जा चुके हैं। थिएटर, ड्रामा, डांस जैसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में महारत दिखाने के लिए तमाशा फेस्टिवल मौजूद है। तालीमी इदारों को फ़नून लतीफ़ा और गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से मुआवनत और मुशावरत फ्राहम करने वाले इदारे दी लिटिल आर्ट पर कोविड-19 ने असर ज़रूर डाला, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, टिकटों, कंसल्टेंसी और स्पॉन्सरशिप की मद में आने वाली रकम और ग्रांट्स का सिलसिला रुक गया था। लेकिन अब बच्चों और नौजवानों का ये इदारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वापस आ चुका है। लड़कियां भी तो शादी के बाद अपना घर बार छोड़ कर आती हैं। बहुत सारे यंग लोग जो हैं अपने कैरियर के इस सतह पे बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो कि अननोटिस्ड होता है। हम ढूंढ रहे थे ऐसी लड़कियों की कहानियाँ जिसको हम स्टेप बता सकें। 100 के करीब हमें लोगों को एप्लीकेशंस आई, 25 ऐसी कहानियाँ हमने चुननी थी। सो थ्रू अ इंडिपेंडेंट पैनल वी वर एबल टू मेक दैट सिलेक्शन। आर्किटेक्चर की तालीम हासिल करने वाली फ़ाइका असगर की कहानी लिटिल आर्ट के 25 अंडर 25 अवार्ड के लिए मुंतखब होने वालों में शामिल है। उन्होंने रेस्टोरेंट्स के डिज़ाइन में तब्दीली लाए बगैर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एक मंसूबा पेश किया, जो उनके थीसिस का हिस्सा भी है। हमारा जो टेबल है उसी में हॉट प्लेट इंस्टॉल्ड हो कि उसी में बर्नर लगा हुआ हो, खाना आपका हॉट प्लेट में सर्व हो, वो दोबारा से गर्म हो और वो आप खाएं। पोर्टेबल सी पार्टीशन हो जो कि हर जगह रखी जा सके। फ़ाइका और राहीन जैसे नौजवान कम उम्री से ही लिटिल आर्ट के साथ मुंसलिक हैं, जहां इन्हें अपने फ़न और जहानत का मुजाहिरा करने के साथ साथ खुद एतमादी भी मिल रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। गालिब ने क्या खूब फरमाया है, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जापान के शहर टोक्यो में 1200 साल में पहली मरतबा बहार का मौसम तवक्को से कहीं पहले आन पहुंचा, जिसका अंदाज़ा वहां लगे चेरी के दरख्तों के फूलों से होता है। और ये 26 मार्च को वक्त से पहले खिले और फिर मुरझा गए। वाशिंगटन DC में भी चेरी के फूल इस साल मार्च के इख्तिताम पर ही खिल गए। इन वाक़यात पर दुनिया के माहौलियात दान खासे परेशान हैं। क्यों, ये जानने की कोशिश की है फ़ायज़ा बुखारी ने इस रिपोर्ट में। ये वाशिंगटन DC का टाइडल बेसन है। आम दिनों में भी ये एक मकबूल सियाहती मकाम तस्वुर किया जाता है, लेकिन हर साल मौसम बहार में चेरी के इन दरख्तों की वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। DC में हर साल मौसम बहार की आमद पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। इसकी तारीख कुछ यूँ है कि सन 1912 में जापान ने अमेरिका को तकरीबन 3000 चेरी के पेड़ भेजे, जो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की निशानी है। कोविड-19 से पहले DC के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को देखने के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया भर से तकरीबन 15 लाख सयाह यहाँ आया करते थे। गो कि इस साल कोविड की वजह से नेशनल पार्क सर्विस ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो टाइडल बेसन पर आए बगैर अपने घरों में बैठकर ब्लूम कैम के ज़रिए वर्चुअल अंदाज में चेरी ब्लॉसम सीज़न का मज़ा लें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ आ रहे हैं। नेशनल पार्क सर्विस हर साल चेरी ब्लॉसम सीज़न में एक ऐसे दिन की पेशगोई करती है जब इन दरख्तों के शगुफ़े अपने उरूज पर होते हैं, जिसे पीक ब्लूम कहा जाता है। पिछले कई सालों से ये मुशाहिदा किया जा रहा है कि ये पीक ब्लूम
پیش گوئی سے پہلے آنے لگا ہے. اس کی وجہ بتا رہے ہیں بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ماحولیاتی تبدیلیوں کے ماہر پروفیسر رچرڈ پریمیک. چیری کے پیڑ درجہ حرارت کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں، اس لیے یہ موسمیاتی تبدیلی کا انتہائی عمدہ مظہر ہیں. درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے واشنگٹن ڈی سی میں بھی چیری بلاسم فیسٹیول وقت سے پہلے آ رہا ہے. جاپان کے شہر کیوٹو میں بھی 19ویں صدی سے اس تبدیلی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جہاں 1200 سال میں ان شگوفوں پر بہت ہی جلد بہار آئی ہے. نیشنل پارک سروس کے کلائمیٹ چینج رسپانس کے مطابق 1946 سے یہاں واشنگٹن ڈی سی کے درجہ حرارت میں ہر 100 سال میں اوسطاً 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو رہا ہے، جو عالمی سطح سے 2 گنا زیادہ ہے، اور اس کا اثر چیری کے درختوں پر بھی نظر آتا ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا کے ویب سائٹ کے مطابق 20ویں صدی کے دوران کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں 2 ڈگری فارنہائٹ کا اضافہ ہوا. کہنے کو یہ صرف 2 ڈگریز ہیں، لیکن زمین کے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ بھی بہت بڑے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ بنتا ہے. ہم شدید گرمی کی وجہ سے جنگلات کو ختم ہوتا دیکھیں گے یا حشرات الارض ان پر حملہ کر دیں گے. سمندر کی سطح بلند ہونے سے واشنگٹن، نیو یارک، بوسٹن اور میامی جیسے ساحلی شہروں میں سیلاب آئیں گے. اس کے انتہائی سنگین نتائج سامنے آئیں گے. گرمی کی لہر اور خشک سالی کی وجہ سے کئی ممالک میں زراعت متاثر ہوگی، خاص طور سے جنوبی مشرقی ایشیا، افریقہ اور برازیل میں. تاہم یہ تمام تبدیلیاں بتدریج آئیں گی، اس لیے ہمارے پاس اس کا حل نکالنے، انہیں بدتر ہونے سے بچانے کا امکان موجود ہے. انسان ہر صورتحال میں خود کو ڈھالنے کی اہلیت رکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ جب اس کے نتائج بہت کھل کر اور زیادہ سنگین شکل میں سامنے آنے لگیں گے تو حکومتیں گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر کنٹرول کے اقدامات کریں گی. ماحولیات کے ماہر کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس زمین کو رہنے کے قابل بنائے رکھنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ موجودہ دور کے انسان اپنی عادات کو زیادہ ماحول دوست بنائیں، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورت چیری بلاسم سیزن سے اسی طرح لطف اندوز ہو سکیں جیسے ہم ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کسی چیز کا جنون ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں. کچھ ایسی ہی کہانی ہے لاہور کے فرحان ایوب کی، جنہوں نے بچپن میں مزدوری کرتے ہوئے مارشل آرٹ سیکھا اور پھر 21 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالے. نوید نسیم ہماری ملاقات کروا رہے ہیں فرحان ایوب سے. میرا پہلا ورلڈ ریکارڈ تھا دی موسٹ کپ اپس ان 1 منٹ. میں نے ہیلی کاپٹر سپنس کا ورلڈ ریکارڈ بریک کیا 30 سیکنڈ میں 42 کر کے. اسپون ٹوسٹڈ کا ورلڈ ریکارڈ امریکہ کا تھا 1 منٹ میں 23 کا، اور میں نے 26 کر کے بریک کیا تھا. میرا نام فرحان ایوب ہے اور میں پاکستان کے لیے 21 گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ بریک کر چکا ہوں، جو کہ 7 کنٹریز کے ہیں. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے بروس لی، محمد علی، مائک ٹائسن ان کی فلوسز پڑھی تھی. تو شروع سے میرا مارشل آرٹس کی طرف ایک کریز تھا کہ میں مارشل آرٹس ایک گیم ہے جو انڈیویجول کے طور پہ آپ سامنے آتے ہیں اور اس میں انڈیویجول آپ پرفارمنس کرتے ہیں، تو میرا اس وجہ سے اس میں شوق پیدا ہوا تھا. جب میں 2 ماہ کا تھا تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد سے کافی زیادہ میں نے ٹف حالات دیکھے. میں نے میرے بھائی نے بچپن سے چھوٹی چھوٹی محنت مزدوریاں کی. ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا. اپنی مارشل آرٹس کی ٹریننگ خود سے سٹارٹ کر دی تھی 7 سال کی عمر میں، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی اکیڈمی کے. میں ملتان میں رہتا تھا، وسائل کی وہاں پر کمی تھی، تو میں نے اپنی محنت شروع کر دی خود سے. گلیوں میں اور پارکوں میں نے ٹریننگ کی. تو لوگ مذاق کرتے تھے بھائی خود سے کیسے کوئی مارشل آرٹس کی ٹریننگ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں 13 سال تک ٹریننگ کرتا رہا. لوگوں کی باتوں کی میں نے پرواہ نہیں کی. میں کوئی بھی کنٹری سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس کے گینیز ورلڈ ریکارڈ نکالتا ہوں. اس میں سے پھر جو مجھے لگتا ہے کہ میں بریک کر سکتا ہوں، جو مارشل آرٹ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں پھر ڈھونڈتا ہوں، وہ بریک کرتا ہوں. اور جو مارشل آرٹ سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں بریک کرتا ہوں. میری چیلنجنگ کیٹیگریز میں بھی ورلڈ ریکارڈس ہیں. تصویریں تو میری عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. گورنر پنجاب سے بہت دفعہ ملا ہوں، وہ مجھے بائی نیم جانتے ہیں فرحان ایوب کون ہے. لیکن اس عزت تو ملی ہے، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو مالی سپورٹ ہوتی ہے، فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے، انعامی رقم جس آپ کہتے ہیں پرائز منی، وہ نہیں ابھی تک ملی حکومت کی طرف سے. تو میری ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے گورنمنٹ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ وہ مجھے انعامی رقم دیں، جیسے کہ کرکٹرز کو آپ دیتے ہیں انعامی رقم. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسپورٹس کرتے ہیں وہ ایجوکیشن میں ویک ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا اس کے الٹ ہے. جو لوگ اسپورٹس کرتے ہیں وہ ایجوکیشن میں زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. اب میرا CGPA 4 میں سے 3.6 اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں اسٹڈی اور ایجوکیشن دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا قائل ہوں. مستقبل میں میری نظر ہے اسپون ٹوسٹڈ کے ورلڈ ریکارڈس کے اوپر جو امریکہ کے ہیں، ان کو میں بریک کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میرے پاس چیلنجنگ کیٹیگریز کے کچھ ورلڈ ریکارڈ ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں جو ایکسرسائز سے ریلیٹ کرتے ہیں اس طرح کے. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام پر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. ارم عباسی کو اجازت دیجیے.